बहुत लोगों को ये पता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो आसन तक जाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा ध्यान के बारे में समझ कि प्राणायाम के बारे में समझ। लेकिन इसका क्या सही तरीका है और कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो उसी के लिए ये बना के मेडिकल योगा। इसमें हम बहुत सारे प्रॉप्स यूज करते हैं, कुछ बेल्ट्स होती है, कुछ रोप्स होती हैं, कुछ वुडन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आज तक जितने भी सर्वाइकल के पेशेंट आए हैं, कोई भी ऐसा नहीं गया जो ठीक ना हो विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी। आजकल जितने डिसऑर्डर्स हैं वो सारे साइकोसोमेटिक हैं, उनकी जड़ें जो है मन में है सारी। योग यही तो सिखाता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, हर लेवल पे आपको बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। तो विक्रम योगा अमेरिका में बहुत पॉपुलर है जी, उसको हॉट योगा बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े होल बना रखे हैं, उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। लेडी 2 कपड़े में रहती है, जेंट 1 कपड़े में रहता है। बोलते हैं ग्लैमरस लुक आता है, पसीने टपक रहे हैं और योगा सेंटर्स खुले हैं और जो क्लाइंट्स आते हैं शाम को, एक रूम है अलग से, तो उनको 2-2 कस देते हैं उनको पहले वहाँ आगे और फिर इनको योगा कराते। बच्चा माँ के घर में लगभग 2-2.5 महीने का होता है, तो 2-2.5 महीने बाद बच्चे को हार्ट बीट आती है। वो चेतना जिसको स्पिरिट कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, उसकी एंट्री होती है। उसको कुंडली से नाम दिया गया। उस 3.5 कुंडल लगा के बैठ के सो जाती है ना, सर्पेंट पावर बोलता है। ये बैठेंगे तो ऐसे ईव के सके बैठा। सबसे पहला कर्वेचर जो है यहाँ होता है, करेक्ट। दूसरा ये अपर बैक में होता है और तीसरा लोअर बैक में होता है जी। ये खाम खा नहीं भगवान ने बनाए हैं। अगर आप इनको बिगाड़ दोगे तो आपकी डिस्क प्रोलैप्स होना या आपको पेन होना कंफर्म है। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द मेंटालिटी। आज हमारे साथ बहुत ही एक्साइटिंग गेस्ट हैं मिस्टर पवन पवार, जिनके पास 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेडिकल योगा के बारे में। वो खुद प्रैक्टिशनर हैं, टीचर हैं और आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। होप यू व्यू द होल पॉडकास्ट। हमारे ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा मेडिकल योगा एग्जैक्टली होता क्या है। बिल्कुल। और कितना डिफरेंट होता है ये नॉर्मल योगा से। देखिए 2 शब्द हैं, मेडिकल और योगा। मेडिकल मतलब चिकित्सा। कुछ डॉक्टर्स ने ये नोटिस किया कि उनके पास जो भी लोग सीखने आते हैं योगा, उनको कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यू होता है। तो मैं जहाँ पढ़ा हूँ ये है एक संस्था है कबीरबाग मठ संस्था पूना। तो मैं वहाँ पढ़ा हूँ और वहाँ एक डॉक्टर्स का ग्रुप है, तो उन सब ने मिलकर एक ये इंस्टीट्यूट बनाया है। उनके सबके अपने अपने क्लिनिक्स हैं, कोई ऑर्थोपेडिक है, कोई हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, कोई कुछ है। लेकिन उन सब ने मिलकर एक ये इंस्टीट्यूट बनाया है और वहाँ स्टूडेंट्स जाते हैं और उनको वो सब सिखाते हैं। कि जैसे आपके पास कोई आदमी योगा सीखने के लिए आता है तो कुछ मेडिकल इश्यूज भी होता है, तो पहले आपको वो क्लियर करने होते हैं। किसी को बैक पेन है, किसी को सर्वाइकल है, बहुत सारे मेडिकल इशू हो सकते हैं, ठीक है। तो योग भी उसके बाद आता है ना। योग का अल्टीमेट गोल क्या है? कनेक्ट विद द गॉड, है ना। और उसके लिए पहले यम आते हैं, फिर नियम आते हैं, फिर आसन आता है, फिर प्राणायाम आता है, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। ऐसे अष्टांग योग बोलते हैं जी। वैसे योग की बहुत सारी शाखाएं हैं, है ना। राज योग, लय योग, बहुत तरह के योग है, लेकिन अल्टीमेट गोल उनका है। योग का मतलब ही जुड़ना होता है जी। योग मीन्स बस जुड़ना जी, उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होना। रास्ते बहुत सारे अलग हैं और बहुत सारे नाम दे दिए गए जी, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। अगर आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान बढ़ना है, तो आपको पहले फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा। हाँ जी, है ना। हाँ जी। तो सबसे पहले तो आपको जो आपके एलिमेंट है वो दूर करने पड़ेंगे। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो इसलिए इसको मेडिकल योग नाम दिया गया है कि पहले आप शरीर से, मन से ठीक होइए, फिर आगे ये साधना बढ़िए। तो वहाँ से इसका नाम। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है ये, मतलब अपना इसको, मतलब जो आप बता रहे हैं कि जो भी आपके मेडिकल कंडीशंस है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर सेकंड स्टेज में आप। जैसे मैंने बताया कि आसन 3 नंबर पे आते हैं। और बहुत लोगों को ये पता नहीं है, जब उनको बोलते हैं कि आप क्या करेंगे, योगा करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आसन तक जाते हैं। उससे बाद फिर थोड़ा सा ध्यान के बारे में समझिए, कि प्राणायाम के बारे में समझिए। लेकिन इसका क्या सही तरीका है और कौन कौन से स्टेप्स हैं और कैसे कहाँ तक जाना है, तो वो बहुत कम लोगों को क्लियर है। तो सबसे पहले आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, है ना। तो उसी के लिए ये बना के मेडिकल योगा। अब बहुत तरह के लोग आते हैं, उनकी उम्र अलग है, उनके एलिमेंट्स अलग है ना। तो उनको उनके हिसाब से डायग्नोस करके उनके हिसाब से प्रोग्राम बनाया जाता है जी, है ना। समझो कोई बैक पेन का आया, अब बैक पेन भी बहुत तरह के होते हैं। कोई सर्वाइकल का आ गया या कोई नी आर्थराइटिस का को आ गया, ठीक है। योग तो करना चाहते हैं, लेकिन आप डिफरेंट आसन कैसे करोगे? आप नहीं कर सकते जी, आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है। हाँ जी, है ना। तो उस हिसाब से पहले समझ लीजिए हमें उन्हें कुछ आसन करा रहा है, लेकिन कंडीशन है नहीं,
तो उनकी कंडीशन के हिसाब से, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, उनकी टोनिंग के तो मॉडिफाई करते हैं इससे। जी, एक आसन को कई टुकड़े कर लेते हैं, जी, है ना। उनको क्या कराना क्या नहीं कराना, इस सारी इनकी मेडिकल हिस्ट्री लेके फिर डिसाइड करते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बनाते हैं कि अभी आप इस पे चलेंगे, जब आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे फिर आगे की जो जर्नी होगी वो आपकी स्टार्ट होगी, अच्छा, है ना। तो ये मेडिकल योगा है। जी, जी, इसमें हम बहुत सारे प्रॉप्स यूज़ करते हैं। ये कुछ बेल्ट्स होती है, कुछ रोप्स होती हैं, जी, कुछ वुडन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना। तो उन सबको यूज़ करके, और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। और सबका डिफरेंट प्रोग्राम होता है, ग्रुप में कराते हैं लेकिन सबका प्रोग्राम डिफरेंट। तो जो इसमें बताइए पवन जी, जो यंग लोग होते हैं तो उनका अलग थोड़ा सा प्रैक्टिस होता होगा, और जो एल्डरली लोग होते होंगे 60-70 जो सीनियर सिटीजन जिनको बोलते हैं, हाँ। उनके लिए थोड़ा सा, तो कितना डिफरेंस कितना रहता होगा प्रैक्टिस में? बिल्कुल बहुत डिफरेंस रहता है। आप यंग और एल्डर को तो छोड़िए, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हाँ जी, है ना। बच्चे का अलग है, लेडीज का अलग है, उनकी कुछ इश्यूज होते हैं, उनका अलग होता है ना। तो मैं तो बोलता हूँ कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जी, है ना। किसी की टवी बड़ी है, कोई ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, किसी की मसल्स में टोन ही नहीं है। तो हर आदमी का बिल्कुल, हर आदमी यूनिक है जी, तो उन्हीं के हिसाब से प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, इसलिए इसको मेडिकल योगा नाम दिया है जी। और फिर उनको धीरे धीरे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं, जिनको हम प्राणायाम बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे जर्नी जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता है तो उनको आगे फिर बढ़ा। तो सर ये जो हम जैसे काफ़ी लोग विपासना वगैरह करते हैं, उसमें जाते हैं, वहाँ पे भी योगा वगैरह सिखाया जाता है, आश्रम में जाते हैं, तो उसके जो एक्सरसाइजेज हैं योगा में, तो आप एक्सरसाइजेज मेडिकल उस जो नॉर्मल जो योगा होती है जो प्रैक्टिस करते हैं लोग उसको, उसके कितने जो योगा के एक्सरसाइजेज हैं वो मेडिकल योगा में कितनी है? मतलब सारी हैं लगभग, या फिर थोड़े से जो मेन एक्सरसाइज है उससे निकाल रखा है वो अप्लाई कर रखा है मेडिकल योगा में? नहीं, मतलब कितना डिफरेंट होता है सर? देखो सारी हैं। मैंने ट्रेडिशनल योगा भी किया है जी, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं पहले आपको जी। मैंने 1997 में MSc किया था जी, और इंटरेस्ट मुझे बहुत पहले था जी। अब मैं जहाँ तक मुझे याद है तो शायद मुझे 86 से, तो मुझे याद है 1986 से कि मेरा इसमें इंटरेस्ट था और मैं खुद भी करता था। उस टाइम मीडिया वगैरह तो कुछ होता नहीं था, तो जो भी छोटी मोटी बुक्स मुझे मिलती थी तो मैं उसको पढ़ के खुद भी प्रैक्टिस करता था, कभी खेत में जाके वहाँ। तो इंटरेस्ट तो तब से है जी। फिर ऐसे पढ़ते पढ़ते MSc किया। MSc के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा इसको एक सही तरीके से सीखना चाहिए। तो 98 में मैंने केवल राम करके एक इंस्टीट्यूट है लोनावाला में, वहाँ मैंने 1 ईयर रेसिडेंशियल कोर्स किया जी। उसके बाद मेरे पास एक ऑफर आ गया JRD टाटा फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा योगिक साइंसेस जी। तो मैं डायरेक्ट वहाँ चला गया। तो वहाँ मैं जाके जब OPD में बैठता था तो पेशेंट्स आते थे जी, तो उनकी हिस्ट्री लेते थे, तो मुझे लगता था कि अभी मुझे उतनी नॉलेज नहीं है जी, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स बताते हैं मुझे ये इशू है, ये इशू है। और मैंने उस समय तक सीखा था सिर्फ ट्रेडिशनल योगा, तो उसमें तो सिर्फ आपको जो आपके ट्रेडिशनल पोस्चर्स हैं, आसन है, प्राणायाम है, कुछ क्रियाएं होती हैं, वो सब सिखाया होता है। लेकिन एक पेशेंट को या कोई कुछ इशू लेकर आते हैं उसको कैसे हैंडल किया जाता है वो हमारे ट्रेडिशनल योग में नहीं सिखाया जाता है ना। उसमें तो केवल एक ये साधना के रूप में सिखाया जाता है कि ये हमारा ओरिजिनल योग ही है जी, है ना। तो वहाँ मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे थोड़ा सा और सीखना चाहिए। फिर मुझे वहाँ पता लगा कि पुणे में एक ऐसी जगह है जहाँ इन बहुत सारे डॉक्टर्स ने मिलकर एक इंस्टीट्यूट खोला है और वो आपको पूरी ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ आपको पढ़ाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो भी पर्सन आता है आपके पास, पेशेंट कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, उसको आप कैसे रीड करोगे और कैसे कैसे आगे डिसाइड करोगे इसको क्या करना है क्या नहीं करना है जी, है ना। डूज एंड डोंट्स हो। तो मैंने 2 ईयर कोर्स वहाँ किया, वो भी रेसिडेंस कोर्स था। तो वहाँ एक्सरे देखना, MRI देखना, सारी मेडिकल रिपोर्ट देखना, ये सब उन्होंने बहुत डिटेल में सिखाया जी, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं टाटा में आ गया, वहाँ मैंने 6 साल काम किया जी। फिर वहाँ छोड़ दिया मैंने। फिर मैं देहरादून में टाटा में भी आप ये मेडिकल योग इसी चीज़ को कंटिन्यू? वहाँ मेरे पास पंचकर्मा, नेचुरोपैथी और ये अपना योगा जी, है ना, 3 डिपार्टमेंट थे, मैं इन तीनों को देखता था। मैंने नेचुरोपैथी में भी कोर्स किया है जी जी। तो ये 3 चीज़ें मेरे पास थे। नेचुरोपैथी अगर थोड़े हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं क्या होता है नेचुरोपैथी? नेचुरोपैथी में ये है कि 5 तत्व हैं, है ना, मिट्टी, पृथ्वी,
जल 5 एलिमेंट्स जिनको एलिमेंट्स को बोलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश। जी, इनके थ्रू हम चिकित्सा करते हैं। जी ऐसा है कि ये पूरा यूनिवर्स है ना इन 5 एलिमेंट्स से बना है, जी। और इस यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट हम भी है, जी। तो हम भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स से बने, है ना। करेक्ट। बॉडी में जो भी कुछ सॉलिड है जी वो पृथ्वी है, अर्थ एलिमेंट है। जी। फॉर एग्जाम्पल बोन ले लो, है ना, बोन में क्या है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस वगैरह है, वो सब पृथ्वी से आता है ना। जल आ गया, जी ऑलमोस्ट 70% पानी होता है जी। बॉडी के अंदर, है ना। दूसरा एलिमेंट हो गया। तीसरा पृथ्वी, जल, अग्नि, ये जो बॉडी में गर्माहट है। जी। अग्नि के बहुत सारे रूप होता है ना। ये जो गर्माहट है इसको अग्नि बोलते हैं, शरीर, तो ये अग्नि तत्व हो गया। फिर पृथ्वी हो गया, जल, अग्नि, वायु, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना। और फिर आकाश। आकाश मतलब जो खाली जगह होती है उसको आकाश बोलते हैं। हमारे जॉइंट्स में, हमारे हार्ट में, लंग्स में, बोन्स के अंदर, इवन इंट्रासेलुलर स्पेस जो हमें खड़ा करके रखता है ना, वो सब स्पेस होता है। तो इन 5 एलिमेंट्स पे काम करता है। ये एलिमेंट्स में जब गड़बड़ी होती है, कुछ ऊपर नीचे होता है, इम्बैलेंस होता है, तो हम बीमार पड़ते हैं। करेक्ट। नेचुरोपैथी की बेसिक वो है कि इन्हीं से ठीक करता है। ये नेचुरोपैथी का है। जी। तो ये इंटरलिंक्ड है मेडिकल योगा से, या ये बिल्कुल ही अलग? ये भी थोड़ा सा अलग है, उसके अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, है ना। उसमें मिट्टी से कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ पानी से होते हैं। हाँ जी। वो अलग अलग होते हैं। तो सर, जो आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, वो जैसे आपने मेंशन करा, सर्वाइकल हो गया, बॉडी पेन वगैरह हो गया, तो कोई ऐसा कोई थंब रूल है कि मतलब आपने इतने टाइम के लिए कोर्स मेडिकल योगा आपने इतने टाइम करी तब आपका थोड़ा ठीक होगा? अगर है तो आपके मतलब ऐसे कोई क्लाइंट्स थे आपके जिनने बहुत ही टाइम ये कुछ उनको दर्द पीड़ा है जो भी हो रहा हो, उन्होंने मेडिकल योगा करी हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5-6 मंथ में उनका ठीक हो गया हो? देखो, ये ऐसा है जैसे आपने लिया कि सर्वाइकल तो पेशेंट आया है, अब एक कॉमन भाषा में बोलते हैं सर्वाइकल है, लेकिन सर्वाइकल में बहुत सारी, अगर मेडिकली आप जाएं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती। उसमें एक वर्ड पकड़ लो कि सबसे जो बेसिक होता है स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डी मतलब ये हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन पे कुछ लॉस हो गया तो स्पॉन्डिलोसिस हो गया। इस पर आता है स्पॉन्डिलाइटिस। आइटिस मतलब स्वेलिंग होगी, है ना। फिर आता है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, मतलब लिस्थेसिस मतलब खिसक जा रहा है। करेक्ट, है ना। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जी, जो फिर से मैं आपको मेंशन कर दूं। वैदिक जो ट्रेडिशनल हो गया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सब ये सब नहीं सिखाया जाता। ये केवल आप मेडिकल उसमें जाके ही सीख सकते हैं जी, है ना। आपका जो सर्वाइकल का कर्वेचर है वो चेंज हो गया, वो सीधा हो गया या बढ़ गया जी, है ना। ये मसल स्पाजम आ गया, ये सर्वाइकल रिब है, या आपकी डिस्क कोलैप्स हो गई, या बहुत सारे ऑस्टियोफाइट्स जो बोन ग्रोथ करके बाहर जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें देख के, उनके एक्सरे देख के, उनके MRI देख के, उनके सिम्टम देख के फिर डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना टाइम लगेगा और कौन कौन सी चीज़ आपको करनी पड़ेंगी जी। हाँ, ये है कि मुझे मोर देन 25 ईयर्स तो हो गए होंगे, है ना जी। आज तक जितने भी सर्वाइकल के पेशेंट आए हैं, आप सर्वाइकल का नाम ले रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं गया जो ठीक ना हो, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी, ओनली एक्सरसाइजेस, ओनली मेडिकल योगा। हाँ, सबके सब ठीक हो जाता है जी जी। तो सर, इसमें जब लोग एनरोल करते हैं, आते हैं, उनमें आई एम श्योर, क्योंकि काफ़ी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरी मॉम को भी प्रॉब्लम हुई, वो घाट का पानी पी के ही आते हैं कि ये ट्राई कर लिया, ये नहीं हुआ, ये ट्राई कर लिया, ये नहीं हुआ, मेडिकेशन, हाई मेडिकेशन ट्राई करिए, नहीं हो पा रहा है। फिर इवेंचुअली आते हैं, उनको पता चलता है कि चलो ठीक है, ये कुछ डिफरेंट हो सकता है, ये हेल्पफुल हो सकता है योगा, मेडिकल योगा में। तो ऐसे कितने क्लाइंट्स आते हैं जो मेरे इसके लिए सबसे बड़ी कहते हैं विडम्बना है जी, है ना। अगर पेशेंट जैसे उसको स्लिप डिस्क हुआ जी, साइटी का हुआ या स्टार्ट हुआ, अगर तभी के तभी आ जाए जी, तो मैक्सिमम 1 वीक से 10 डेज में हम उनको 100% ठीक करके भेज देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जैसे कुछ इशू हुआ, एक्चुअली एक तो लोगों को पता नहीं है मेडिकल योगा के बारे में, तो उनकी गलती नहीं है, वो सीधा डॉक्टर के पास ही जाएंगे जी, है ना। तो वहाँ मेडिकेशन चलेगी, उनका वो चलेगा, फिर कई तरह के ट्रीटमेंट चलेंगे। खुद पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा लापरवाही भी हो, वो खुद ही खींचते रहते हैं, ये कर इग्नोर करते हैं, इधर उधर पढ़ते रहते हैं, ये कर लो कल इग्नोर करते हैं जी। तो बहुत टाइम बाद आता है जी। हाँ, मेरे बारे में जिन लोगों को पता है या उनके कोई जान पहचान के है, तो अगर वो तुरंत आ जाते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ये तो फिर जितना क्रोनिक हो जाएगा उसके हिसाब से उसको हैंडल करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है।
लेकिन ठीक हो जाते हैं। तो मतलब कितना वो विंडो कितना रहता होगा, कितने 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 दिन का, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 6 महीने का, ये अलग कोर्स है? नहीं, कोर्स कुछ नहीं होता, डिपेंड्स करता है कि एज, वो भी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है क्योंकि इसमें मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटली पहले से ही गिव अप कर रखा है तो शायद से को और 1 साल लग जाएगा या फिर होगा ही नहीं है। तो मेंटल स्ट्रेंथ और वो पॉजिटिव माइंडसेट भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहता होगा इसमें। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता है कि किसी के पास भी जाते हैं, एक डॉक्टर बहुत छोटा डॉक्टर है जो जिसकी फीस बहुत मामूली सी है, हमारे मोहल्ले में बैठता है, चलो इसको दिखा देते हैं, और आपको किसी ने बताया कि नहीं भाई बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है, इसके पास जाओ, फीस उसकी भले ही 1500-2000 रुपये है ना, तो आधे तो आप वहीं ठीक हो जाना शुरू हो जाता है कि स्पेशलिस्ट के पास जाए। जी जी जी, वो साइकोलॉजिकल हो जाता है। साइकोलॉजिकल जी, तो अंदर की जो ऊर्जा है वो बहुत काम करती है। जी, तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो अंदर एक जो कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं कि नहीं भाई, किसी ने मुझे बताया कि हाँ तो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाता है, हाँ, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उससे पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवर, बहुत वो हो जाता है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो आत्मविश्वास आ जाता है, तो ऑब्वियसली रिकवरी फास्ट होना शुरू है। तो सर ये मेडिकल योगा में जैसे एक्सरसाइज वगैरह हैं, तो इसमें जो एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह होते हैं, ये इसका भी यूज़ होता है या इसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक आप करते हैं क्या? जो पेशेंट आते हैं जिनको अक्यूट, कुछ ज़्यादा ही अक्यूट पेन है तो वो है, तो डॉक्टर्स जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं, और हम उनको कहते हैं कि नहीं, आप अपने डॉक्टर के टच में रहेंगे और जो भी उन्होंने आपको ट्रीटमेंट दिया है वो आप उनका बताया हुआ करेंगे, साथ में ये भी कराएंगे। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई शुगर पेशेंट आ गया, कोई बिग पेशेंट आ, नहीं बस अब कुछ छोड़ो तो मैं देखूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका भी अपना रोल है ना, वो भी जरूरी है। तो दोनों बैलेंस करके बिल्कुल बैलेंस करके चलना चाहिए। तो सर ये आपके जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, तो आप कैसे डू यू हैव क्लाइंट्स कमिंग इन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री या लोकली आते हैं आप पे? लोकली ज़्यादा होते हैं जी, और कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन भी करते हैं। कुछ ऑनलाइन कैसे, ये एक्सप्लेन करिए, ऑनलाइन कैसे मतलब करते हैं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, करते हैं, पर मेरे को ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि क्योंकि बहुत ही पुश ओवर टाइप का लग जाता है, इफ आई मे से सो, क्योंकि आप कैमरे पे बैठे हो, लैपटॉप खोल रखा है आपने, वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मतलब वो फील नहीं आती जिसको बोलते हैं कि जैसे आप नॉर्मली, जैसे कोई टीचर अगर आपको कर रहा हो, तो मतलब वो ऑनलाइन आप प्रेफर करते हैं वैसे? हाँ, मैं बिल्कुल करता हूँ। देखो ऐसा है, अब कुछ क्लाइंट अभी जैसे कैलिफोर्निया का एक बंदा कर रहा है जी, कुछ लेडीज़ हैं जो पोलैंड से कर रही हैं, अच्छा, कुछ एक लेडी और यूएस से कर रही हैं, ठीक है, तो वो तो आ नहीं सकती दिल्ली करने के लिए, है ना, उनको तो वहीं से करना पड़ेगा। और पहले 1-2 दिन लगता है थोड़ा सा उनको, और क्योंकि हमें तो आदत है और एक्सपीरियंस इतना लंबा हो गया है कि सब कुछ पता लगता है कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कितनी हो रही है, क्या गलतियाँ हो रही है, वो हमारे लिए आसान है, तो ईजिली हो जाता है। अच्छा कहीं ओके, और जरूरी कि वो पेशेंट ही हो, है ना, जनरल योगा के लिए भी करते हैं, जनरल फिटनेस के लिए करते हैं, और मैक्सिमम ऑनलाइन हाँ वही लोग होते हैं जो जिनको वो ज़्यादा इशू नहीं होते हैं, छोटी मोटी इश्यू होता है वो तो हो ही जाता है। तो ऑनलाइन जो करते हैं वो मैक्सिमम वही लोग हैं जो जिनको ज़्यादा मेडिकल इशू नहीं है, तो वो अपने कुछ इशू ना हो उसके लिए करते हैं, फिटनेस के लिए, तो उनको हम ट्रेडिशनल योगा ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो वो आप रेकमेंड करते हैं हमारा? बिल्कुल जी। फर्न जी, मेरे को ये बताइए कि जैसे आजकल का टाइम बहुत लोग काम कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस लोगों को काफ़ी हो गया है, एंजाइटी बढ़ गई है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं, एंड अच्छा खाना नहीं खाते हैं, मतलब टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल योर माइंड एंड बॉडी शुड बी इन सिंक, कि सब अच्छा चल रहा है, फिट हो आप, तब आप अच्छी तरह प्रोडक्टिविटी आप दिखा सकते हो। आज के टाइम में स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एंजाइटी हो गई है लोगों की, एंड तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि आप कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइजेस कर लीजिए या योगा कर दीजिए, वो आपको थोड़ा शांति देगा, क्लैरिटी देगा। तो आपको लगता है इससे इफेक्ट पड़ता है, मतलब कितना इफेक्ट पड़ता है कि अगर कोई स्ट्रेस से डील कर रहा है, योगा कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए? योगा ही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो वही काम अच्छा दे रहा है, ठीक है। मैं देखो एक एग्जाम्पल दूँ आपको, आज से आप करीब 30-35 साल पीछे चले जाओ तो किस तरह के डिजीज होते थे? ज़्यादातर इन्फेक्शन डिजीज होते थे, मॉल न्यूट्रिशन होता था, लोगों को ज़्यादा पास पैसा वैसा नहीं था, है ना, खोड़ी पुंसी हो गया, इस तरह के होता। लेकिन आजकल जितने डिसऑर्डर्स हैं वो सारे साइकोसोमेटिक हैं, है ना, उनकी जड़ें जो है मन में है सारी। एग्जाम्पल ले लो, आपको
हार्मोनल डिजीज ज़्यादा है, आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, बहुत कॉमन हो गया। पहले तो लोग जानते नहीं थे कि हो क्या रहे हैं। एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता जी है ना। तो ये सारे हमारे जो है हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। योग यही तो सिखाता है। योग केवल ये नहीं कि आपने 1 घंटा 2-4 आसन कर लिए और आपने योग कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। 24 आवर्स आपको आपका आहार, आपका विहार, आपका आचार, आपका विचार, है ना, हर चीज़ आपको कैसे बैलेंस लेके चलनी है, तो तभी आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और एट द एंड स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, जी हर लेवल पे आपको बैलेंस होकर चलना पड़ेगा, जी करेक्ट है ना। तो आप एक हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को देख रहे हैं जो बंदा ठीक दिख रहा है, अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। जी करेक्ट। यूजुअली ऐसा ही होता है। अब काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोटिव हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है। कुछ लोग बाय नेचर ही बहुत ही हंसमुख होते हैं, उनके फेस पे ऐसे पता नहीं चलता है, बट दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या जो भी है। और मैक्सिमम मैं तो आजकल देखता हूँ यंगस्टर्स भी बहुत ऐसे आते हैं जो बहुत ही, मतलब देखे भी बुरा लगता है कि मैं 28 साल का हूँ, मैं 32 साल का हूँ और मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ। तो आपको क्या लगता है इसका मेन कॉज क्या है? ये सारे लाइफस्टाइल ही है या ये सारा इम्बैलेंस है, वो मेंटल लेवल पे बैलेंस नहीं कर पाते। क्या मतलब ये कार्ड है, ये सीखना पड़ेगा आपको योग के थ्रू। तो सर मेरे को भी स्ट्रेस और एंजाइटी का मेरे को प्रॉब्लम है। क्या मैंने भी मेडिकेशन वगैरह लिया है, आई हैव डन ऑल ऑफ दैट। तो मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आप अपना बता सकता हूँ कि लाइफस्टाइल तो है, लाइफ के जो चैलेंजेस है उसको कैसे बैलेंस करना, उसको कैसे फेस करना, उस चीज़ में वहाँ पे थोड़ा सा इशू आ जाता है। तब शायद से लोगों को, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे साथ तो एटलीस्ट यही हुआ था कि मेरे को स्ट्रेस और एंजाइटी क्यों हो गया, अरे मैं ये हैंडल नहीं कर पाऊंगा, या ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन से भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मेन चीज़ मेन चीज़ है? एक तो देखो, मैं ज़्यादा इसमें डीप में तो जाऊँ क्योंकि ये टॉपिक नहीं है हमारा। जी, छोटे छोटे गोल सेट करना चाहिए, एक अचीव कर ले, दूसरे पे फिर फोकस करो, फिर फोकस करो। हम लोग क्या, आजकल के बच्चे बहुत जल्दी छलांग लगाना चाहते हैं, वो मुश्किल काम आता है। जी, बच्चा पैदा होता है एकदम से तो बड़ा नहीं होगा, नेचर के अपने कुछ रूल है ना, उसके हिसाब से वो स्टेज वाइज उसको बढ़ते जाना है। तो इस तरह के चलने लेने नहीं चाहिए। दूसरा, योग की स्पेशलिटी है कि हमें सिखाता है ये कि हर सिचुएशन में आपकी जो भी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं उसमें अपने आप को मेंटली, इमोशनली काम एंड कूल रख के आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक आर्ट है, ये सीखना पड़ता है, ये योग से आता है ना। योग केवल फिजिकल पोस्चर्स नहीं है ना, वो हमें बहुत डीपली इफेक्ट करता है। और सारा घर में, परिवार में, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, जितने भी हमारे संबंध है सोसाइटी में, उन सबको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो सब हमें अंदर से आता है ना जी। तो उसके लिए योग का, जैसे मैंने बताया, एक पार्ट ध्यान भी है जी, है ना। तो ध्यान करने से आता है, तो ये सीखना पड़ेगा जी, एकदम से नहीं आता। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस, वो हमें खुद को टाइम निकालना पड़ेगा जी अपने लिए। जिसको बोले कि भाई आ जाओ थोड़ा योग कर लो, कुछ बैलेंस हो जाओ, टाइम नहीं जी। अब खुद के लिए टाइम नहीं है तो फिर क्या, फिर तो ठीक नहीं है ना ये। तो एक 24 घंटे में 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए फिर सही डायरेक्शन में जाना है, सही गुरु भी चाहिए जो आपको बताएगी, वो ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट होता है। एक टीचर होना बहुत, हाँ। अब सामने वाले को खुद एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, तो आपको क्या समझाएगा। ऐसे भी काफ़ी लोग होते हैं, बहुत लोग ऐसे घूम रहे हैं कि हमने ये कोर्स करा, वो करा रहे हैं, पर उनको इतना इन डेप्थ नॉलेज। बहुत सारे बच्चे आजकल योग में ऑनलाइन कोर्स करके बैठ गए कि मैंने 200 आवर्स कोर्स कर लिया, ये कोर्स कर लिया, है ना, कुछ पढ़ा, थोड़ा सा एग्जाम दे लिया और योगा सेंटर पर के बैठ गए। लेकिन ना तो खुद को एक्सपीरियंस है ना, और ना ही इतनी नॉलेज है कि सामने वाला आएगा तो उसको क्या करा रहा है, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे रीड करोगे, इसकी पूरा हिस्ट्री लोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोग्राम बनाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। अब मुझे तो, मैं आपको बताया कि मैं करीब 86 से लगा हुआ हूँ, तो हमें तो ऐसा हो गया जैसे ही कोई एंट्री करता है दरवाजे में, तो आधे से ज़्यादा तो हम उसको वैसे पहले रीड कर देते कि क्या इसकी, इवन उसकी क्या मेंटल कंडीशन है। करेक्ट। तो उसके साथ से फिर ट्रीटमेंट शुरू होता है। सहज योगा, तो ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, ये होता क्या है? मतलब इज इट सिमिलर टू
नॉर्मल योगा या मेडिकल योगा, क्या एग्जैक्टली होता क्या है सहज योग? सहज योगा 1971 में ये माता जी बोलते हैं उनको, श्री माता जी निर्मला देवी, उन्होंने स्टार्ट किया था। ये मेनली मेडिटेशन है, तो उसमें फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान के ऊपर सारे फोकस है आपका। और उसमें जैसे कि नाम है इसका सहज, सरल है वो, मतलब कोई उसमें बहुत ज़्यादा बंदी से नहीं है, आपको ये करना है वो करना है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करनी है, ये चढ़ाना है चढ़ाना है, कोई पंडित है, ऐसा कुछ नाटक नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं आपस में और बैठ के ध्यान करते हैं। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें मेन है हमारे अंदर सहज योग में। वैसे तो हमारे सारे जो शास्त्र में बताया गया है कि मुख्य रूप से हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र है ना, और ये सारे हमारी स्पाइन के आसपास होते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है, दूसरा नाभि के 4 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान चक्र होता है, तीसरा नाभि चक्र होता है जिसको मणिपुर चक्र भी बोलते हैं योग की भाषा में। फिर यहाँ हृदय चक्र, इसको अनाहत चक्र बोलते हैं, गले में विशुद्धि चक्र होता है, माथे के बीच में जहाँ मैंने बिंदी लगाई है यहाँ आज्ञा चक्र होता है, और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र होता है ना। ऐसे फिर बहुत छोटे छोटे दूसरे चक्र भी हैं कि सहयोगी जो। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं, 72,000 नाड़ियाँ हमारे शास्त्रों में बताई गई। उनमें से 3 मुख्य हैं, वैसे तो बहुत लंबा चक्र हो जाएगा लेकिन मैं आपको मुख्य बता रहा था कि 3 उसमें मुख्य हैं। बीच की जो है वो सुषुम्ना नाड़ी है, राइट साइड की जो है वो पिंगला नाड़ी है, सूर्य नाड़ी इसको बोलते हैं, लेफ्ट साइड की जो है वो चंद्र नाड़ी है, ठीक है, इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं योग की भाषा जी। तो 3 नाड़ी और 7 चक्र है। इन नाड़ियों में जब कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ बाधाएं आती हैं, तो हम अंदर से बीमार होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब वो बढ़ जाती है, बढ़ते बढ़ते वो फिर फिजिकल लेवल पे आती है और हम अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग डिजीज़ के रूप में वो प्रकट होते हैं, तो हमें पता लगता है कि मैं शुगर हो गया, बीपी हो गया, हमें ये हो गया, बहुत लंबी लिस्ट है डिजीज के। ठीक है, तो योग में भी और सहज योग में भी ऐसा माना जाता है कि हमारे अंदर जो ये सटल सिस्टम है, एक तो फिजिकल बॉडी हमारी है ना, इसमें सारे हमारे ऑर्गन्स और हाथ पैर आ गए, इसको चलाने वाले एक अंदर एक सटल सिस्टम है जी, है ना, ओके, जिसमें बहुत सारे नाड़ियाँ जिनका मैं नाम ले रहा हूँ जी, है ना, और बहुत सारे चक्र, लेकिन वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, दिखते नहीं है। ये हमारे 5,000 साल पहले हमारे साधु संतों ने सबने पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया कि ऐसे वो एनर्जी सेंटर्स है। और जहाँ जहाँ एनर्जी सेंटर्स का उन्होंने उल्लेख किया है, जहाँ जहाँ बताया है कि अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो मैंने उसको हमने कोरिलेट किया है कि वहीं पे हमारी सारी जो है ग्लैंड्स होती हैं जी, और कुछ नर्व्स के गुच्छे होते हैं, उनको प्लेक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेक्सिस, प्लेक्सिस, मेडिकल साइंस में उनको प्लेक्सिस बोलते हैं। प्लेक्सिस जो ब्रेन से पूरा मेडिकल वो सिस्टम निकलता है नर्व जी, स्पाइन के थ्रू जाते हैं जी, और स्पाइन से बाहर निकल के वहाँ वो इकट्ठी होती है सारी नर्व्स, वहाँ पर जिनको प्लेक्सिस बोलते हैं, और वहाँ से फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है जी। तो ब्रेन जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है प्लेक्सिस के थ्रू, स्पाइन के थ्रू, करेक्ट जी, है ना। तो उन्हीं जगहों पे सारे हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने 3 चक्रों का वो बताया कि ये यहाँ पे चक्र है। तो जिस चक्र में या जिस प्लेक्सिस में अगर कुछ अड़चन आती है, कुछ दबाव आता है, कुछ भी वहाँ जो नॉर्मल फंक्शन है उसका जो फंक्शन खराब होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन होता है वो आपका बीमार होने से हो जाता है। तो जड़ें वहाँ होती है ना। और ये कंट्रोल कहाँ से होता है? दिमाग से। और दिमाग कहाँ से होता है? मन से, हमारी थिंकिंग से, है ना। तो जितने भी डिसऑर्डर्स आप ले लो, आजकल ये सारे के सारे साइकोसोमैटिक, मेडिकल साइंस ही बोलती है आज, शायद नहीं बोलते, साइंटिफिकली प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन है सारी हाँ, इनकी जड़ें हमारे मन में है जी। 99% डिसऑर्डर्स जो है जी, मेडिकल साइंस प्रूवन है, बोलता है साफ साफ कि 99% डिसऑर्डर्स हैं वो साइकोसोमैटिक हैं। उनकी जड़ें हमारे मन में है। पहले वहाँ शुरू होते हैं जब उनकी हम देखभाल नहीं करते, केयर नहीं करते, अवॉइड करते रहते हैं, फिर वो फिजिकल लेवल पे आते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते वो इतने हो जाते हैं कि अब हार्ट अटैक आ गया, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन शुरुआत वहीं से होती है। और उस चीज़ को हम समझ गए, है ना, हम ध्यान करें, हम सहज योग का ध्यान करें, हम योग करें और उनको वहीं का वहीं ख़त्म कर, है ना, जहाँ से शुरू हुआ था, और हम उस लेवल को बैलेंस हों, तो इन चीज़ों से हम बिल्कुल साफ साफ बच सकते हैं। तो यही लाइफ स्टाइल है जी, है ना। रोज़ उठे, टाइम से उठे, कब उठना है, कितना सोना है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे शांत रहना है, कैसे किस दूसरे व्यवहार करना है, कैसे बोलना है ना, ये सब
हर चीज़ हम जैसे अंदर से सोचते हैं वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जी वैसे ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो दूसरे बार में अच्छा सोचोगे तो खुद आप अच्छे हो तभी सोचोगे, और अंदर से आप नेगेटिव हो, नेगेटिव वो आपके बॉडी में फिर बाद में मारेगा, पहले आपको मारेगा वो, करेक्ट वो इफेक्ट करेगा आप करेगा है ना, आपके चक्रों में, आपकी नाड़ियों में, आपके जो चैनल्स है उनको ब्लॉकेज करना शुरू कर देगा। जैसे आप नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं जी, या नेगेटिव हार्मोन और हार्मोन्स आपकी बॉडी में जी आता है, तो आपकी बॉडी ऐसे स्क्वीज होना शुरू हो जाती है, आपकी सारी आपकी आर्टरीज, आपकी वेंस है ना हार्ड होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई सिर्फ मेडिकेशन से काम नहीं चलेगा, आपको आपके इमोशनल लेवल पे, आपको मेंटल लेवल पे आपको कूल होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा, है ना। तो योग में ये तो सिखाते हैं सर। तो सर तो ये बताइए, तो अगर कोई व्यक्ति है तो वैसे ही उसको ये तो सोल्यूशन होगा कि आपने ये आप ये करो, बट जो बहुत ही रेस्टलेस है वो कर ही नहीं पा रहा है, वो उसका प्रॉब्लम ही है कि वो बैठ नहीं पा रहा है एक जगह शांत होके। योगा करने के लिए भी आपको तैयार तो होना पड़ेगा ना, थोड़ा तो शांत होना पड़ेगा, पर वो है ही नहीं। योगा तो बताते ही उसके है कि आपका मन शांत होगा वो करने के लिए, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि मतलब जो वो पहला चीज़ तो फर्स्ट स्टेप ही नहीं कर पा रहा है कि उसको एक जगह बैठना है। और ऐसे लोगों के लिए मेडिकल योगा बनाया गया है। पहले उनको बैठा के कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराई जाएंगी, है ना। पहले उनको फिजिकल लेवल से उनको फिर अंदर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बोला जा भाई बैठ, आँख बंद कर, लंबी सांस दे और ध्यान में चला जा, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, है ना। तो पहले वो बहुत ही बेसिक चीज़ें उसको लेके चलनी पड़ेगी। वो जॉइंट मूवमेंट्स लेंगे, फिर कुछ टाइम टेकिंग तो है ही, है ना। वो हो जाता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है और सब हैंडल हो जाता है, ऐसी बात। लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा। अब कोई आपको सीधा बोले कि मैं बहुत स्ट्रेस में और ये नींद नहीं आ रही, बेचैनी है और मैं पिल्स खा के सोता हूँ, और उनको बोले कि अच्छा ऐसा बात है, कोई बात नहीं, आओ ध्यान कराते हैं, तो सीधा आप ध्यान नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, 7वें नंबर पे ध्यान आता है। इन सब चीज़ों से गुजर के आप जाके तब आपका ध्यान लगेगा। ऐसे आँख बंद करके तो बैठे थे उसको ध्यान नहीं बोल सकते आप, करेक्ट है ना। वो ऐसे ध्यान नहीं, उसको डायरेक्ट एकदम से ध्यान। मन वैसे इतना रेस्टलेस हो जाता है, हमारे हाथों में फ़ोन है तो फ़ोन खोल के देख लिया, वो स्क्रॉल करने लग गए, तो हमारा रिटेंशन स्पैन तो बहुत ही कम है और बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए तो आई थिंक थोड़ा एक प्रॉपर वे से जाना पड़ेगा। वो ये आप डायरेक्ट ध्यान में नहीं जा सकते, कोई चांस नहीं है। सर मेरे को ये बताइए कि अभी योगा तो हम सब कर रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर हो गया है, अभी इंटरनेशनल योगा डे भी बनाया जाता है, ग्लोबली वेस्टर्न कंट्रीज में भी काफ़ी लोग योगा करते हैं। तो एक चीज़ मैंने अमेरिका में मैंने अभी पढ़ी है इनफैक्ट, और मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था वो। इस चीज़ को लेके मैं आपसे बस पूछना चाहता हूँ, देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज कल्चरल अप्रोप्रिएशन। कल्चरल अप्रोप्रिएशन यूएस में बहुत हो गया है। जैसे योगा की ही मैं बात कर रहा हूँ, वो अब वहाँ पे क्रिश्चियन योगा पढ़ाने लग गए। तो कल्चरल अप्रोप्रिएशन बेसिकली होता है किसी और चीज़ का कल्चर है और आपने अपना ठप्पा लगा के उसको आप बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं कल्चरल अप्रोप्रिएशन। तो ये योगा पहले से बहुत माहिर है जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है यार, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि बहुत ही वियर्ड है, क्योंकि मैंने खुद देखा, मैंने वीडियो जिससे जब मैं योगा में पढ़ ही रहा था तो उसके वो आया था कि वो अब बोल रहे हैं कि बाइबल से कुछ वर्सेस करके जीसस का नाम लेके हम योगा करा रहे हैं। ये क्रिश्चियन योगा, वो उन्होंने बुक्स छापी हुई हैं कॉल्ड क्रिश्चियन योगा यूएस में, और वो बेच रहे हैं। तो इसको ये कल्चरल अप्रोप्रिएशन हमारे साथ हो रहा है, और क्यों हो रहा है, और हम क्या कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए? देखो, योग तो आपको पता है, हमें पता है, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि ओरिजिन जो है सर इंडिया से ही है ना। सबसे बड़े योगी, सबसे जो उसकी उत्पत्ति करता है भगवान शिव को माना जाता है, वो सबसे बड़े योगी जी, है ना। अब उनको इस चीज़ में वो सारा पैसा दिखने लगा है ना, प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन इसको यूज़ वो करने लगे, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। दूसरा मैं बताऊं कि हमारे इंडियंस भी बहुत सारे जो बाहर गए हैं। एक मैं बताऊं आपको, विक्रम योगा जी, अमेरिका में बहुत पॉपुलर है जी। उसको हॉट योगा बोलते हैं। हॉट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। के थे विक्रम चौधरी जी। वो भाई साहब चले गए
हाँ और उनके अप्रोच काफ़ी ऊपर तक हो गई, राष्ट्रपति तक हो गई, हाँ है ना, बहुत फेमस हो गए। जी। और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी उनके पास योगा करते हैं भाई वो। तो उन्होंने क्या कर रखा है, वो बड़े बड़े हॉल बना रखे हैं, उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। लेडी 2 कपड़े में रहती है, जेंट 1 कपड़े में रहता है, 40 डिग्री टेम्परेचर। और कुछ सिलेक्टेड 22 पोस्टर्स हैं उनकी, वो कराता है। वो देखने में बड़ा खतरनाक सा, जिसको बोलते हैं ग्लैमरस लुक आता है, पसीने टपक रहे हैं और सब पतले पतले से, और तो वो पैर मोड़ के ऐसे रखने हैं, वैसे रखने हैं। और एक्चुअली अमेरिकन्स को पता नहीं कि योग, जैसे मैंने आपको बताया कि योग का अल्टीमेट गोल क्या है, उस परम पिता से जुड़ना जिससे अलग होके हम आए हैं। इससे कनेक्टेड क्वेश्चन है, पर आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं है ना जी। तो उनकी, जब मैं पुणे में पढ़ रहा था ना, आयु आपको बता रहा हूँ, उनकी एक टीम आई थी, उनके टीचर्स थे विक्रम के, जो सारे वहीं के थे जी। यूएस वाले थे वो, जी जो वहाँ योगा सिखाते हैं। जी। तो जब वो आए और हमारी उनसे बात हुई, हमारे इंस्टीट्यूट में सीखने आए थे, तो योग के नाम पे उनको कुछ नहीं आता था। उनको सिर्फ 22 पोस्टर आते हैं, 22 पोस्टर दिए कि हमारे विक्रम योगा नहीं सिखा रखे हैं। बाकी योग के आसपास तक वो नहीं थे कि योग का मतलब क्या होता है। तो जो आप बात कर रहे हैं, तो वो योग के आसपास भी नहीं है। और हमारे यहाँ के कुछ लोग ऐसे चले गए हैं जो, मैं तो कहूँगा कि योग को जाके उन्होंने पोल्यूट कर दिया, एक अलग अंदाज में पेश कर दिया है कि ये योग है। तो हॉट योगा तो योग नहीं हो सकता, विक्रम वो योगा योग नहीं हो सकता। एक मैरी जोआना, मैं आर्टिकल उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, वहाँ पढ़ रहा था जी कि कुछ योगा सेंटर्स खुले हैं और जो क्लाइंट्स आते हैं शाम को, एक रूम है अलग से, और जिसको हमारे यहाँ भांग बोलते हैं, जी, है ना, भांग की पत्ती है, भांग की पत्ती, है ना, मैं क्या बोलता हूँ, मेरी जोआना क्या बोलते हैं, मैरिजुआना। तो उनको 2-2 कस देते हैं उनको पहले वहाँ आगे, और फिर इनको योगा कराते। अच्छा, कस लेने के बाद? कस लेने के बाद। अच्छा। तो दिन भर का आदमी ऑफिस में काम करेगा, थका हुआ आएगा, और भांग की 2-4 कस मारेगा, तो उसके तो वैसे ही वो हवा में उड़ना आ गए, है ना। हाँ जी। टुकड़ा फेमस हो गया वो। यहाँ तो इलीगल है, वहाँ इलीगल है, ठीक है। और पता नहीं कितने ऐसे नाम रखे हैं, हॉट योगा, डोगा, पता नहीं कैसे। तो इन लोगों ने योग, डॉग योगा भी में है, उसको डोगा बोलते हैं। हाँ, अच्छा। उसका नाम डोगा रख दिया, हाँ, है ना। तो ये योग को पोल्यूट कर रहे हैं, हाँ, है ना। योग तो एक बहुत ही सुंदर, बहुत पवित्र चीज़ है, हाँ जी। इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें उठा ली योग से, और वहाँ पैसे कमा रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं योग जी। तो वो योग नहीं है। ये खुद तो भटके हुए हैं, दूसरों को भटका रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। और अच्छा अभी ना कैसा कमा रहा, हालांकि गलती उनकी अमेरिकन की नहीं है, हमारी गलती। उनको तो पता नहीं है ना बेचारा उनका है, हाँ। है ना। उनको तो जैसा परोस लियो वैसे वो उसको मान के चलते, है ना। तो सिर्फ पैर मुंह उठा के यहाँ मोड़ के यहाँ रख गए, वो तो सर्कस में ये जिम्नास्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं, वो तो योगा नहीं हुआ ना। आसन योग का एक छोटा सा पार्ट है। हाँ। आसन मतलब आप अपने आप को फिजिकली उस लायक बना लो कि आप आगे की साधना में बैठ के उसको पूरा कर सको जी। लेकिन जहाँ योग का नाम आता है तो मोस्टली लोग अरे योग आसन, मैं तो योगा करता हूँ 1 घंटा, या मैं योगा करती हूँ, लोग कुछ आसन करते हैं, है ना। तो वहीं तक सीमित है, लेकिन योग तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपने तो कुछ भी नहीं जाना उसको, एक बहुत छोटा सा पार्ट आपने जानता है कि आसन जान। तो सर मैं इसी में आपको एक फॉलोअप क्वेश्चन ये पूछूंगा, जैसे हम इंडिया में बात करते हैं अबाउट द हिंदू फिलोसफी, हिंदुइज्म के बारे में, तो हिंदुइज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुइज्म और योगा का क्या कनेक्ट, कितना आर दे इंटरलिंक्ड? हाँ बिल्कुल। और कैसे? योग का मैं आपको बताऊँ, आयुर्वेद साधना जी भवन जी। आयु का वेद, वेद मीन्स नॉलेज, ज्ञान, है ना। जब से बच्चा पैदा होने से पहले और जब तक रहते हैं तब तक उसको, जैसे मैंने बताया आपको, उसका आहार विहार आचार विचार जो भी कुछ उसके जीवन में होता है उन सब का ज्ञान मतलब आया हुआ, और उसका एक हिस्सा है योग, ठीक है। तो जो आप इंडियन फिलोसफी की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको चक्र की बात बताया ना जी, सबसे पहला जो चक्र है मूलाधार चक्र है ना। मूलाधार चक्र गणेश जी का स्थान है जी। दूसरा चक्र जो है वो माँ सरस्वती का स्थान। तीसरा नाभि चक्र है ना, वो लक्ष्मी का स्थान है। ये हृदय चक्र है, यहाँ माँ दुर्गा का स्थान है। ये राधा कृष्ण का स्थान है। ये जीसस क्राइस्ट का स्थान है। ये महावीर बुद्ध का स्थान, ये आदि शक्ति का स्थान, ठीक है। अब इसमें अब आपको मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ। गणेश जी कहीं बाहर नहीं बैठे, है ना। ये सारे देवी देवता हमारे इन चक्रों पर बैठे हैं। ये फिजिकली कहीं नहीं है,
है ना, इनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर है लेकिन वो सब सुस्त पड़ी, डोरमेंट है ऐसे। 2 मिनट। जब बच्चा माँ के घर में लगभग 2-2.5 महीने का होता है तो जो गायनी डॉक्टर होती है वो अल्ट्रासाउंड करके देखती है अब इसको हार्ट बीट आई कि नहीं आई। तो 2-2.5 महीने बाद बच्चे को हार्ट बीट आती है। तो उस समय वो चेतना, जिसको स्पिरिट कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, उसकी एंट्री होती है उस बच्चे के इस पोर्शन से। ठीक है, तो वो आती है और उस सारे सटल सिस्टम जिसको मैं चक्र और नाड़ी की बात कर, वो आगे बनाती है। उससे पहले बच्चे को हार्ट बीट नहीं होती, उसका हार्ट भी तभी कॉम करना शुरू करता है, उसको हम आत्मा बोलते हैं। तो उसकी शक्ति जो है, हमारे आत्मा की शक्ति, आके हमारे जो स्पाइन का निचला हिस्सा है, टेलबोन जिसको बोलते हैं, सेक्रम, टेलबोन के ऊपर हिस्सा जो एक ट्रायंगल से होती जी है ना, उसमें वो आके सारे सिस्टम बना के उसमें वो डोरमेंट सुप्त अवस्था में आके सो जाती है। तो उसको नाम दिया गया है कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी जी। वो 3.5 जी, उसको कुंडलिनी से नाम दिया गया। वो 3.5 कुंडल लगा के बैठ के सो जाती है ना, सरपेंट पावर बोलता है उसको। हम सब में है वो, है ना, सुप्त पड़ी है। लेकिन हम जब योग करते हैं, ध्यान करते हैं, वो एक्टिवेट होती है जी। और जब वो एक्टिवेट होती है तो वो ये जिन चक्रों को भेजती है, या कह लीजिए नरिश करती है, कह लीजिए खोलती है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। और ये जिन देवताओं, देवी देवताओं का मैं नाम ले रहा हूँ, ये इनके सारे वो कैरेक्टर्स, वो गुण हमारे इन सारे चक्रों में विद्यमान है और उन कैरेक्टर्स को वो जागृत करती हुई बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, पहला चक्र गणेश जी का था। अब गणेश जी को हम बोले तो क्या समझ में आता है आम आदमी? अब मैं आपको बोलूँ कि गणेश जी, आपको क्या याद आता है? गणेश जी क्या है? प्रॉस्पेरिटी के वो है, भगवान है प्रॉस्पेरिटी के, है ना, ये भगवान शिव के और माता पार्वती के। लेकिन उनकी अपनी क्या क्वालिटी? उनकी अपनी क्वालिटी की वो बुद्धि के देवता है, उनके आसपास कोई भटकता नहीं है, वो अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, वो एक बच्चे के समान है, वो इनोसेंट है ना। ये सारी क्वालिटी जब वो कुंडली उठती है और वो चक्र को भेजती है, पहले चक्र को, इस मूलाधार चक्र को, तो ये सारी क्वालिटी हमारे एक इंसान के अंदर पैदा हो जाती है ना। उसके अंदर ये शक्ति आती है कि वो किसी के प्रति उसके कोई द्वेष भाव नहीं रहता, वो सबकी माँ बहन, तुम अपनी माँ बहन समझते हो। उसकी दृष्टि में वो पवित्रता आती है, वो बालक के जैसा होता है, किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या उसके मन में नहीं होती। तो ये गुण जब आ गए तो समझ लो कि आपने गणेश जी को कुछ हद तक पा लिया। मंदिर में जाके जल चढ़ाने से आप गणेश जी नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर ऊपर बढ़े, माँ सरस्वती का स्थान है, तो कुंडली शक्ति जैसे ऊपर बढ़ेगी तो उस चक्र में जाएगी। तो आपके अंदर माँ सरस्वती क्या ज्ञान की देवी है, क्या सही है और क्या गलत है ना, उसको समझने की शक्ति जो देती है। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी पैदा होती है, आप किसी फील्ड में जाए, है ना, आप डिजाइनर हैं, आप कुछ भी है, तो आपके अंदर एक स्पेशल वो क्रिएटिविटी आ जाती है। फिर तीसरा चक्र, नाभि चक्र, लक्ष्मी का मतलब है पैसा नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं। अच्छा, लक्ष्मी का मतलब है संतुलन, बैलेंस और संतोष जी। जब ये 2 गुण हमारे अंदर स्थापित हो गए, कुछ समझ लेना कि हमने लक्ष्मी को पा लिया। फिर ऐसे ऊपर बढ़ते गए, उस पर सारे ये देवी देवताओं का निवास है। और जब ये क्वालिटी योग करके, ध्यान करके, वो कुंडलिनी शक्ति जब जागृति होती है, ऊपर बढ़ती है, और ये सारे क्वालिटी आपके चक्रों को खोलती हुई आपके अंदर स्थापित होने लगते हैं सारे गुण, तब आप एक अच्छे योगी बनते हैं। और वो कुंडली बढ़ते 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 जब ऊपर जाती है तो इस आखिरी चक्र से निकल के, है ना, उस चराचर परमात्मा से जिससे हम अलग होके आए थी, है ना, उस परम पिता परमेश्वर से, उस प्रभु कह लो, ईसा कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, कुछ भी कह लो, नाम अलग अलग है, एक ही चीज़। जब उससे हम यूनाइटेड होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, दैट इज योगा। वहाँ आता है कि हमारा योग हो गया, उस परमात्मा से हमारा लिंक स्थापित हो गया। फिर हम इतने बैलेंस हो जाते हैं कि जिन चीज़ों का बात कर रहे हो कि आजकल के ये एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बेचैनी है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फिर सारे दुनिया की किताबें खुल जाती हैं, क्या सही और क्या गलत है उसको समझ आने लगता है जी, है ना। फिर सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कबीर आए, रहीम आए, सूरदास आए, साईं बाबा आए, गुरु नानक जी आए, कितने एग्जाम्पल तो। कोई कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था? नहीं, सारे अंगूठा टेकते हैं, हम पढ़ते है ना। लेकिन आज हम उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, PhD करते हैं, ठीक है, तो वो उससे कनेक्ट थे। फिर हमें गीता और रामायण आप तो पढ़ते हैं,
पढ़ के भागवत में चले गए, 7 दिन की करा ली, 10 दिन की करा ली। दिक्कत तो वही है ना कि हम पढ़ते हैं, समझते नहीं। अंदर नहीं जाता, क्योंकि अंदर के सारे कपाट बंद है। जब वह कपाट खुलेंगे फिर आपको एक एक दुआ ऐसे समझ में आएगा, ये था मुझे पता ही नहीं था। तो योग से ये सारी बातें समझ में आती है। आपके कपाट खुलने चाहिए, आपका ढक्कन अभी बंद है, जिस दिन ढक्कन खुलेगा फिर आप किसी के पास, किसी पंडित के पास, किसी मौलवी के पास, फलाने के पास जाने की जरूरत नहीं। जैसे आप कुछ से लेके भटकते हैं ना, मैं क्या कहूँ, अरे पंडित मौलवी को खुद नहीं पता कि मैं मेरे अगला स्टेप क्या है, मेरा भविष्य क्या है, आपको क्या बताएगा। तो ये सब भटकने वाली बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ योग करो, ध्यान करो, थोड़ा रोज अपने आप को टाइम दो। धीरे धीरे करके रोज उस कुंडली के थोड़े थोड़े से फाइबर्स उठेंगे, आप हर लेवल पर धीरे धीरे बैलेंस होते जाएंगे। ठीक है, फिर आपके जितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कौन जान सकता है जी, कोई नहीं जान सकता। दूसरे को जाके आप एक्सप्लेन तो करोगे, ऐसे होता है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाया, आपको बताएगा अच्छा बेटा ये कर, इतना चढ़ावा ला, इतने पैसे ला, इतने खर्च होंगे, खवन होगा, तब जाके फिर ये समस्या कटेंगे। करेक्ट, इससे बेवकूफ बनाने वाली बात है। लेकिन योगी किसी के पास नहीं जाता, एक बैलेंस व्यक्ति किसी के पास नहीं जाता, उसकी जो समस्याएं आती हैं वो खुद सोल्व करता है। पवन जी ये बताइए, जैसे हम योगा करते हैं, योगा का जब हम स्टार्ट करते हैं तो उपचार करते हैं हम ओम का, तो ओम का इतना बड़ा सिग्निफिकेंस योगा में क्यों है, उनके आसनों में क्यों है? जब हम बोलते हैं ओम, उसका उपचार करते हैं, ओम का इतना महत्व क्यों है? आप सही पूछ रहे हैं। ऐसा है, आप हमारे जितने भी मंत्र ले लो, है ना, उनकी शुरुआत देख लो आप, ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र ले लो, या दूसरा कोई भी मंत्र उठा दो, ओम से शुरू होता है ना। ओम कोई शब्द नहीं है, ओम एक साउंड है ना। उससे पहले मैं आपको भी बात बताऊं कि वेस्टर्न कंट्रीज में एक थेरेपी होती है, साउंड थेरेपी बोलता है जी। तो उसमें ये शुरुआत कैसे हुई, एक आदमी बिल्कुल बीमार हो गया और डॉक्टर ने सबने जवाब दे दिया कि अब ये लेके जाओ कुछ दिन का पैमाना। तो पड़े पड़े उसने सोचा अब तो जाना ही है, तो उसने कुछ अलग अलग साउंड निकालना शुरू करा। कान तो कुछ था नहीं, इसको मरने की रात देख रहा था। तो उसने पड़े पड़े महसूस किया कि मैं जब कुछ बोल रहा हूँ या अलग अलग कुछ गुनगुना रहा हूँ, तो साउंड कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी के अलग अलग पार्ट वाइब्रेट हो रहे हैं। हमारी बॉडी की जब हम साउंड करते हैं तो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट वाइब्रेट होते हैं। ऐसे हमारे मंत्रों का भी महत्व है। जो अलग अलग मंत्र हैं वो हमारे शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट को वाइब्रेट करके और उसको ठीक करता है। बॉडी में जहाँ जहाँ वाइब्रेशन होती है, अगर एक साइंटिफिक उससे देखें तो जहाँ भी वाइब्रेशन होगा वहाँ एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और वो पार्ट धीरे धीरे हेल्दी होना शुरू हो जाता है। ओम ध्वनि एक ऐसी ध्वनि है जिसके अंदर कुछ भी शब्द हो, कुछ भी लेटर हो, सब कुछ इसके अंदर निहित है जी, है ना। जैसे मैं आपको समझा के कोशिश करता हूँ। ओम जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? नाक से ही, क्या ना। तो इसमें तीन समझाने की दृष्टि से 3 चीजें हैं, आ, ऊ और मा। हालांकि हम ऐसे नहीं बोलते आ या ऊ या मा, ये केवल समझाने की दृष्टि से। तो पहले इसमें हम नाभि से नीचे का अगर महसूस करें तो ये पूरा वाइब्रेट होता है। दूसरे में हमारे लंग्स और हार्ट का जो छाती का ऐसा ये वाइब्रेट होता है। और तीसरे में गले से ऊपर का हिस्सा वाइब्रेट होता है। तो सारे वाइटल ऑर्गन्स कहाँ हैं? इसी हिस्से में जी, है ना। आप फिर आदमी कर जाए तो जिंदा रहता है, लेकिन जितने हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जीवनदायी अंग जितने हैं, वो सारे यहाँ हैं। तो ओमकार इस पूरे हिस्से को वाइब्रेट करता है। हम डीप से डीप कौन सी ध्वनि निकाल सकते हैं गले से? जी, आ। उससे गहराई से कुछ नहीं निकाल सकते ना, करेक्ट, है ना। फिर आप हिंदी वर्णमाला उठाओ तो पहले क्या आता है? ए आ ई। फिर क्या आता है? थोड़ा सा गले में आ जाओ तो का खा का जी। उससे ऊपर क्या आय पे क्या आता है? जब हम टंग यूज करें ता 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 दादा। फिर आगे ऊपर आए ना, फिर ऑटो को यूज करते हैं पापा बाबा, ऐसे है ना। तो सारी की सारी वर्णमाला ओम में नहीं है, तो ऐसे शुरू होता है और पे खत्म हो जाता है। तो जितनी भी साउंड्स हैं वो सारी ओम में निहित है। तो बहुत साइंटिफिक है।
इसलिए ओम को हमारे शास्त्रों में आई थिंक द साउंड ऑफ द यूनिवर्स इज आल्सो ओम। बिल्कुल जो वो तो साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूफ हो रखा है वो साइड पे। इसलिए आप पूछ रहे हैं कि ओम को इतना महत्व क्यों नहीं, इसलिए देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए देते हैं। तो ये एक कंप्लीट साउंड थेरेपी है ओमकार। तो सर जितने ये जैसे लोग अभी बात कर लेते हैं, ये तो बहुत ही पर्सनल चीज़ है कि मेरे को योगा करना है या मेरे को प्रचार करना है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है आज की डेट में जो हर चीज़ इतनी कमर्शियल हो गई है एंड सब पैसे बनाने के चक्कर में है एंड लोग जैसे हमने अभी बात करी कि यूएस में जैसे लोग कर रहे हैं एंड इट इज़ ड्रिवन बाय कैपिटलिज्म कि मतलब मुझे एक चीज़ है बहुत ही जैसे कोई अमेरिकन है वो सोचेगा कि ये तो बहुत ही एग्जॉटिक चीज़ है, हम ईस्ट से ला रहे, इंडिया से ला रहे, इसको अपना बना लेते हैं और हम पैसे बनाते हैं। इंडिया में आपको क्या लगता है योगा की कमर्शलाइजेशन हो गई है, हो रही है, या लोग करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि कमर्शियल फैक्टर योगा का कितना है इंडिया में? खूब है जी, हो रहा है और बढ़ रहा है और बाहर भी हो रहा है। ठीक है, तो इसे क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, बुरी बात भी नहीं है। हाँ, बुरी बात नहीं है, एटलीस्ट कुछ ना करने से तो कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि अवेयरनेस तो फैल रही है। और पहले आप देखेंगे 2000 से पहले जी बहुत कम लोगों को पता था, है ना, जो बहुत अच्छे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, इंदिरा गांधी जैसे लोग थे, उनके कुछ गुरु थे, उन तक सीमित था, योग को कौन जानता था। लेकिन जब से स्पेशली बाबा रामदेव जी आए, है ना, उन्होंने, आपका क्या पर्सपेक्टिव है उनके बारे में? बताता है ना, तब से वो आए तो उन्होंने योग को बहुत फैलाया है ना। ये तो है उनका बहुत बड़ा योगदान है योग को फैलाने में। ठीक है, हाँ, लेकिन वो कमर्शियल तो है ही, पैसा तो कमा ही रहे हैं, फिर आयुर्वेद में पैसा कमा रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने तो पूरी वो क्या ना पता वो पूरी FMCG की वो ही खोल दी है उन्होंने। हाँ ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, पतंजलि की जीन्स भी आती है अब तो। हाँ ठीक है, वो तो खैर वो एक अलग उनका वो नजरिया है। हाँ, लेकिन योग की जो पवित्रता है वो नहीं खोनी चाहिए। हाँ, आप कमर्शियल रहिए, करिए, पैसे कमाइए। मेरा भी प्रोफेशन यही है, मैं भी इसी से मेरी कमाई जो होती है, मेरा जो काम चलता है इसी से होती है। लेकिन आपको लोगों को इसकी जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वहाँ तक भी आपको लेकर आना चाहिए। केवल ये ना हो कि उछल कूद में रह जाए, आंसू में रहा है जी, है ना। इसका अल्टीमेट गोल, मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है, जब वो थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है तो मैं ज़रूर उनको एक बार ध्यान जरूर कराता हूँ कि भाई योग का मतलब सिर्फ मेरे पास आ गए यहाँ आप फिजिकली ठीक नहीं होना नहीं है। इसका अल्टीमेट गोल ये है कि आप हर लेवल बैलेंस हो जाओ और अल्टीमेट गोल जो है परमात्मा से जुड़ना, उससे जुड़ो जी। तभी आप योग को समझ पाओगे सही तरीका क्या है ना। तो केवल फिजिकली ठीक करना नहीं होता है, हर व्यक्ति को जो भी हमारे पास आते हैं कि वो हर लेवल बैलेंस हो, और वो फिर अल्टीमेटली ध्यान से संभव है ना। आप रोज थोड़ा बहुत कुछ आसन करो, कुछ प्राणायाम करो, है ना, और ध्यान जरूर जी। एक पवित्रता जरूर रखनी चाहिए। वास्तव में योग है क्या वो हमारे पास, क्योंकि हम तो जानते हैं किसी को बदलाना नहीं चाहिए। पैसा तो खैर आ ही जाता है कहीं ना कहीं, तो ऐसी बात नहीं है, पैसा तो सभी कमाता है जो स्पीड में है। लेकिन उसकी जो ओरिजिनलिटी है, जो पवित्रता है, जो हमारे शास्त्रों में चाहिए, वो रहनी चाहिए, उसको जरूर बताना चाहिए। मैं सब आपके माध्यम से ये सब जो भी योग में हैं, इस फील्ड में जो भी टीचर्स हैं या योग गुरु हैं जो समझा कराते हैं, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि योग का जो अल्टीमेट गोल है वो सबको जरूर एक्सप्लेन करना चाहिए और बताना चाहिए जी। हमारी इतनी अच्छी और रिच फिलॉसफी है, इतने आई एम श्योर हज़ारों साल से चल रही है, हजारों साल। तो आपको आपके एस्टिमेट में ये जो योगा की फिलॉसफी है कितनी पुरानी है, और ये योगा की का जो फिलॉसफी है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने फैलाया, कौन पहला योगी था, एंड पूरे ये जो अब हम योगा के बारे में सीखते हैं, ये इसको कंबाइन की किसने करा, ये और ये कहाँ से स्टार्ट हुए आ रहा है? देखो ऐसा है, ये तो हजारों सालों से चल रहा है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया एक बार कि आदि गुरु शिव हैं जी, है ना जी, वही सबसे बड़े योगी हैं और उन्होंने से शुरुआत की थी जी, और उन्होंने सबसे पहली दीक्षा माता पार्वती को दी थी, अच्छा, ओके, है ना, योग की। और उनको पूरा शिव पुराण में सब
काफ़ी कुछ एक्सप्लेन है ना, कौन कौन से आसन है, ये चक्र है, नाड़ी है, इन सब बताया था वो। फिर उनके थ्रू बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए, ऐसे बिखरा हुआ था पहले। लेकिन फिर महर्षि पतंजलि आए, उन्होंने इसको एक सूत्र में पिरोया, उन्होंने बनाया अष्टांग योग, है ना। तो उन्होंने फिर इसको अष्टांग मतलब 8 पार्ट उन्होंने बुलाया था कि पहले यम आएंगे, फिर नियम आएंगे, फिर आसन आएगा, फिर प्राणायाम आता है। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है ऐसे 8 नियम उन्होंने बांधा। तो वहाँ से इसकी एक प्रॉपर शुरुआत, नहीं तो पहले ऐसे ही बिखरा हुआ था कि पहले मेरे गुरु ये हो गए, मेरे शिष्यों में बता के चला गया। फिर और आगे हठ योग आ गया, स्वामी आत्माराम हो गए, उन्होंने फिजिकली थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया, उन्होंने कुछ आसनों पे ज़्यादा फोकस किया, कुछ क्रियाएं होती हैं, शुद्धि क्रियाएं, क्लीनिंग प्रोसेस होती हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया, है ना। तो फिर ये बढ़ता चला गया। आजकल जैसे मैं बता रहा हूँ कि किसी को थोड़ा बहुत पसंद में आ गया तो किसी ने डोगा बना दिया, किसी ने और डोगा बना दिया, इसके समय जो आ रहा है वही हिनाते जा रहे। लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं ये लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो हमारे जो जड़ें हैं, जो पवित्रता है, जो सच्चाई है, जो हमारे योग की अच्छाई है, वो नहीं छोड़ना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। अगर नहीं पता तो जानो पहले, उसके बाद आप कि योग को फैलाने की यात्रा पर निकलो। आधे अधूरे ज्ञान से मत निकलो, क्योंकि आप योग को गंदगी फैला रहे हो, उसको पोल्यूट कर रहे हो, है ना। आजकल कोई भी छोटे मोटे कोर्स करके बैठ जाता है, ऑनलाइन बैठ जाता है, कहीं को खोल के बैठ जाता है ना। हम योगा सिखा रहे हैं कि ये इसका इतना बढ़िया योगा सेंटर चल रहा है, तो क्यों नहीं। तो मेरा 6 महीने का काम है, 6 महीने 2 महीने से पेड कोर्स ले लिया, मैं भी क्यों ना पैसे कमा लूँ। सर ये जैसे योगा हो गया, मेडिकल योगा हो गया, ये सबसे मेडिकल योगा की अगर मैं वापस में बात करूं, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पे, इंडिया में है या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी? ये अभी इंडिया में ही है, अभी पूना में है। मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में शायद मैं ही हूँ। अच्छा, हाँ, यह एक मेरा जूनियर जो दिल्ली में है वो सिखाता है। अच्छा, है ना। वो कॉन्सेप्ट वहीं से हुआ था। एक्चुअली जो मेरे गुरु थे वो 1960 के MBBS थे। अच्छा, और वो अयंगार आपने सुना होगा, अयंगार वो तमिल ब्राह्मण्स होते हैं। हाँ, तो योग गुरु BK अयंगार, वो पुणे में बड़े फेमस हुए, बहुत अच्छे गुरु थे जी, है ना। तो मेरे गुरु थे, उनके शिष्य थे अयंगार जी के। अच्छा, अयंगार जी से मैं भी मिला हूँ, लेकिन वो क्योंकि ये डॉक्टर थे और वो मेडिकल साइंस से नहीं थे अयंगार जी। तो कुछ दिनों बाद उनकी कुछ आपस में हुई होगी, तो ये अलग हो गए। तो उन्होंने फिर मेडिकल टच देना शुरू किया कि मेरे पास तो भाई कोई आ रहा है कमर दर्द लेके आ रहा है। अब नॉर्मल उसमें तो जो हमारा ट्रेडिशनल योगा है उसमें पता नहीं है लोगों को, तो उसको बोलते हैं ठीक है तो भुजंगासन कर ले, ठीक हो रहा है, या एक पैर मोड़ के पेट पे दबा ले, ठीक हो जाए। लेकिन ये डॉक्टर थे ना, उनसे पड़ा हुआ था। अब कॉमन भाषा में बोलते हैं कि मुझे कमर दर्द है। अब कमर दर्द के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, स्पोंडिलोसिस हो गया, लाइसिस हो गया, लिस्थेसिस हो गया, आइटिस हो गया, टूट गया, कर्वेचर बढ़ गया, कम हो गया, टेलबोन एंगल बढ़ गया, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बताना पड़ेगा आपको भुजंग करना है कि नहीं करना है, या भुजंग के कुछ पार्ट करने हैं, आधा भुजंग करना है, या कुछ और करना है। तो फिर ये सारे डॉक्टर्स ने मिल के उन्होंने ये मेडिकल योगा स्टार्ट किया। अच्छा, और जब उन्होंने कोर्स शुरू किया, मैं आपको बताऊं, मैं पहला स्टूडेंट था। अच्छा, हाँ, ये कौन सी ईयर की बात? 2000 की बात, तो 25 साल होगा उसका। 25 साल कर ली, है ना। और वो मराठी में सिखाते थे जी, शायद अभी मराठी में सिखाते हैं वहाँ। अच्छा, पूना में पूना में तो हाँ, वो महाराष्ट्र है। हाँ, हिंदी भाषी था। क्या मेरी बड़ी अप्रोच थी, मैं अप्रोच लेके गया था। और ये तो एक लंबी कहानी है, बड़ी मुश्किल से मैंने उनके कैसे मैंने एंट्री करी वहाँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, मुझे सीखना था। और मैं उनका पहला स्टूडेंट था। अब तो बहुत सारे बच्चे निकल गए, वो ज़्यादातर महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र में होते हैं वो सब से, क्योंकि वो ज़्यादातर वो मराठी बोलते हैं, वहाँ सिखाते हैं जी। तो नॉर्थ इंडिया में तो मैं ही हूँ यार, देहरादून में तो स्पेशली मैं ही हूँ कि मेडिकल योगा सिखाता है। बाकी देखा देखी अब यूट्यूब पे हर कोई यूट्यूब बना के डालने लगा ना, कुछ रोप्स के कुछ मूवमेंट दिखा दी, तो सब सीख के सब ने अपने कुछ रोप्स लगा ली, कुछ इक्विपमेंट्स रख लिए, कुछ सब लिखने लगे यहाँ मेडिकल योग चिकित्सा, मेडिकल योगा ये। लेकिन उन्होंने हमें सारी जो MBBS लेवल की जो बुक्स होती थी उसमें खूब हमारी लड़ाई करी, बहुत अच्छे से सिखाया मैंने जी। और बहुत सारे मेरे साथी जो बच्चे थे छोड़ के भागे थे कि ये क्या है, योगा के नाम पे हम क्या सीखने आ गए। लेकिन हमारे जो गुरु थे वो बोलते थे कि बेटा अब तो मैं तुम्हें मार जो दे रहा हूँ ना, अब तो तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत गंदे गुरु हैं, लेकिन जब सीख के
सोसाइटी में निकलोगे ना, और जब आपके सामने पेशेंट आके खड़ा होगा और वो अपनी हिस्ट्री बताएगा, तब मुझे याद करोगे कि मेरे गुरु ने मुझे क्या क्या सिखाया, क्या क्या सीखा। वो सब हमको याद करते हैं। क्योंकि एक आम बच्चा कहीं से हरिद्वार से निकले या ऋषिकेश से निकले, उसको नहीं पता होता कि हमारा क्या होती है भाई। उसको उसमें देखना है तो क्या देखे, फिर में क्या देखेंगे उसको नहीं पता है ना। तो जो मेडिकल योगा सीखा है वही देख सकता है। एक्सरे देखना है, मेडिकल रिपोर्ट देखनी है, MRI देखनी है, जो भी कुछ मेडिकल जरूरत होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके चीज़ें होती हैं वो देख के उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो ऐसे मेडिकल योगा स्टार्ट हुई। जी। तो अभी जैसे काफ़ी लोग प्रॉब्लम्स जैसे हो रही हैं, लोगों को फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको, और वो कभी कभार बहुत हेजिटेंट होते हैं कि अगर एक डॉक्टर पे जा रहा है, उनको लगता है कि चलो डॉक्टर ने मेरे को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है और मैं इन्हीं का सेवन कर दें। अगर उनको आपका उन लोगों के लिए क्या एडवाइस होगा जो हेजिटेंट होते हैं बहुत कि मेडिकल योगा हमें ट्राई करना चाहिए, उससे फ़ायदा मिलेगा उनको? आपका क्या व्हाट एडवाइस वुड यू गिव? मैं एडवाइस ये करूँगा, हेजिटेट बिल्कुल ना हो। शायद इसलिए होते होंगे कि मुझे बहुत दर्द है और योगा में तो अलग अलग तरह के पोस्चर करने पड़ते हैं, मैं कैसे करूँगा या करूँगी। नहीं, आप बेफिक्र हो के आइए। जैसा पेशेंट होता है, उसकी एज या जो भी कुछ उसके इश्यू होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम बनाया जाता है। ऐसा कुछ बहुत हैवी कुछ नहीं होगा, या किसी के साथ नहीं करेंगे या ग्रुप में नहीं करेंगे, ठीक है। तो हेजिटेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम आपका बनता है, और आपको डेफिनेटली आना चाहिए और फ़ायदा मिलना ही मिलना है आगे। जी देखो, डॉक्टर्स भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी भी अपनी एक लिमिट है। उन्होंने अपनी साइंस में जो सीखा है वो उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। करेक्ट है ना। अब डॉक्टर कोई ऑर्थोपेडिक है, उसके पास जाओगे, बट ये स्लिपरी स्वीडिस बाहर आ गई है, अब दवाई से काम चला तो चला, उन्हें तो ऑपरेट करूँगे। वो तो उनको सीधा से उनकी साइंस ने तो यही पढ़ाया। हाँ, अगर उनको मेडिकल योगा का पता है तो आपको कहीं भाई जा कोई योगा कर लो, या वो ज़्यादा से बोलते हैं कि भाई फिजियोथेरेपी कर लो, शायद ऑपरेशन से बच जाओ, है ना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि पहले तो बहुत कम चांसेस थे, अब मेडिकल साइंस भी एडवांस हो गई, उसके बावजूद भी फिर भी 35% सक्सेस रेट है स्पाइन सर्जरी का। ज़्यादातर कोलैप्स हो जाती है। अच्छा, तो उनके लिए मेडिकल योगा बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको आइए। और मैं ज़्यादातर सर्जरी की उसको ना करके ये उसका ऑल्टरनेटिव है। बहुत ही गंभीर केस है जी, तो हम भी बोलते जाते हैं कि जाके भी सर्जरी कराओ जी, है ना। लेकिन मैं मैक्सिमम लोगों को हम बोलते हैं कि आप आइए, ट्राई करिए, और बहुत लोग ठीक हो जाते हैं, मैक्सिमम ठीक हो जाता है, क्योंकि बॉडी खुद भी तो हील करती है ना। तो सर्जरी से आप बच सकते हैं, और सर्जरी तो लास्ट ऑप्शन है ही जी। अगर आप बच सकते हैं तो अच्छी बात। एंड और मैंने बहुत लोगों को बचाया है, बहुत लोगों को बचाया जी सर्जरी से। अब ठीक है, सब कुछ चल फिरते हैं, कुछ नहीं है। तो मतलब वो और बहुत सारे केस ऐसे भी आ रहे हैं जो सर्जरी करा चुके हैं बेचारे, और फिर से वही कंडीशन हो गई, अब क्या करेंगे, है ना। तो गलती ना डॉक्टर्स की है ना किसी की है, सबकी परिस्थितियाँ होती है, किसको कितना ज्ञान है और कैसे कैसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको स्पाइनल रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, है ना, तरह तरह के पेन्स हैं आपको, तो मेडिकल योगा में इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आइए और ट्राई करिए, ठीक होता है, बिल्कुल ठीक होता है। जी। तो 5 चीज़ें आपके हिसाब से ऐसी क्या होंगी बेनिफिशियल योगा करने के बाद? क्या 5 चीज़ें आपको बताओगे कि ये 5 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप योगा करें? तो ये मैं अपने लिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ मैं। ठीक है 5 चीज़ें आपके हिसाब से क्या होंगी बेनिफिट्स? हर कोई चाहता है कि हम बैलेंस हों लाइफ में हर तरीके से। तो 5 चीज़ें शायद पता नहीं 4 है, 5 हैं। फिजिकल, आपका पोस्चर ठीक होगा, आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी ठीक होगी, मतलब फिजिकल में जो भी कुछ आता है उसमें आप बैलेंस होंगे, है ना। आप देखिए आजकल के यंग बच्चे उनके शोल्डर ड्रॉप हैं, चेस्ट अप नहीं है, पोस्चर बहुत ख़राब हो गया है, ठीक है। इवन बैठते हैं तो उनकी टेलबोन भी अंदर घुसी है। आप चलते रहेंगे तो कुछ बच्चों की, मोस्टली बच्चों के आप देखेंगे चलना भी ठीक से नहीं होता, और उनकी पैंट जो है पीछे से खिसकी हुई होती है ना। ये सारे बैड पोस्चर्स की वजह से उनकी मसल ठीक से डेवलप नहीं है, उनकी थाई मसल ठीक से डेवलप नहीं है, उनके जो स्पाइन के कर्वेचर्स हैं वो ठीक से डेवलप नहीं है। तो ये सारा उनका लाइफ स्टाइल जो है वो ये सब खराब हो गया है। हाँ जी, नीचे बैठना बंद कर दिया है। हाँ जी, चेयर पर बैठेंगे तो ऐसे ईव के सके बैठ,
हाँ ऑफिस में लोग बैठे पे ऐसे बैठे हाँ, ऐसे ही बैठे हैं और मैं खुद और ऐसे टेलबोन पे जो देखो स्पाइन में तीन एंगल होता है। हाँ सबसे पहला कर्वेचर जो है यहाँ होता है, हाँ करेक्ट दूसरा ये अपर बैक में होता है और तीसरा लोअर बैक में होता है जी ठीक है। हाँ और फिर टेलबोन भी ऐसे पीछे घूम के जाती है। जी ये खाम खा नहीं भगवान ने बनाए हैं, है ना। बॉडी का वेट जो है वो इन सारे एंगल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। जी अगर आप इनको बिगाड़ दोगे तो आपकी डिस्क प्रोलैप्स होना या आपको पेन होना कंफर्म है, जो कि आज के बहुत कॉमन हो गया। सर्वाइकल और बैक पेन बहुत कॉमन है। तो सब आपका ये आपको जानकारी, आप खेलना कूदना बंद हो गया, फिर इसमें स्कूल में ना फील्ड है ना ग्राउंड है, बच्चे कहाँ खेल पाते हैं, है ना। घर में भी बहुत सीमित उसमें बंधे रहते हैं। तो उनका जो फिजिकल पोस्चर्स है, क्योंकि मसल्स हैं डेवलप नहीं हो रही है। दिखने में तो ऐसा आपको हल्दी दिखेंगे, हल्दी नहीं हो, सब पेट भरा पड़ा है, मसल्स नहीं है, कि पोस्चर खराब हो गए हैं, है ना, ऐसे बैठते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस होगा आपका, आप फिजिकली ठीक हो। ठीक है। दूसरा, आप हर वक्त मोबाइल में घुसे हैं, कहीं और घुसे हैं, आसपास क्या चल आपको कुछ नहीं पता। ठीक है। माँ बाप के साथ जो कन्वर्सेशन जो होता है वो ठीक नहीं है। कुछ बोलेंगे ले बेटा खा ले, तो पहले आप से हम तो खैर काफ़ी बड़े हैं, तो बड़ी इज्जत से बोलते थे माँ बाप को, हाँ यस मम्मी, हाँ जी पापा जी आ रहा हूँ, ये है। अब बोलेंगे माँ बेट सामने खाना लेके खड़ी, अरे रुक ना मम्मी आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा, है ना। वो सब खत्म हो गई, क्योंकि सारी चेतना उसमें घुसी हुई है ना। तो मेंटली आप बैलेंस नहीं है। तो पहले फिजिकली, मेंटली, फिर इमोशनली। किसी के साथ भी, किसी की दोस्ती है, वो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, जो भी किसी और, जरा सा उसके साथ कुछ हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया। अरे कैसा दीवान है भाई, एक छोटी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता, जी, है ना। मतलब इमोशनली इतने ज़्यादा वीक जी जी जी। तो वो बैलेंस आता है, बैलेंस फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली। सोशली। सोशल तो है ही नहीं, है। आप अपने घर परिवार में सोशल नहीं हो, अपने माँ बाप के प्रति बाकी जो रिश्ते हैं, अपने एक कमरे में बंद रहते हैं बच्चों, करेक्ट, है ना। उनको पता ही नहीं कि पैर छूना और ये सब, वही तो वैल्यूज ही होती हैं। नहीं, वो सब खत्म होती जा रही जी। ठीक, तो वो आपको पता लगेंगे। और फिर इंटेलेक्चुअली उसका हम बात करते हैं, है ना। हमारा जो कल्चर है, भगवान शिव क्या है, माँ पार्वती क्या है, गणेश जी क्या है, माँ लक्ष्मी क्या है ना, उसको साइंटिफिकली जितने मंत्र हैं, फलाना ढिमखाना जो भी कुछ है, पूजा पाठ है, उस कल्चर को आप साइंटिफिकली जानोगे। ये 5 मोटे आपने पावे पूछे, तो अभी तो मेरे से नहीं आ रहा है कि हम इस लेवल बैलेंस हो। जी जी। एक बिफोर वी वाइंड अप पवन जी, मेरे को एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगती है, मेरे हिसाब से डिफ्रेंशिएट आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। वेट लॉस की हम जब बात करते हैं तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप जाओ जिम से वेट लॉस होगा। काफ़ी लोग बोलते हैं आप योगा करिए। ठीक है, मैं तो जिम रहा हूँ, आई गो टू द जिम एंड ऑल ऑफ दैट। योगा में बहुत ही मैं इसलिए शायद से नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके लिए पेशेंस बहुत चाहिए। मेरे पेशेंस की कमी है बहुत, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। आपके ओपिनियन में, ठीक है, वेट लॉस के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? जिम से आपको हेल्प मिलेगी या योगा करने से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी? ये तो आपने बहुत ही छोटा सा, बहुत ही चिचला सा क्वेश्चन कर दिया, क्या मैं बता देता हूँ। वेट क्यों बढ़ता है? गलत खाने से, आपका लाइफस्टाइल से। जितनी कैलोरीज की जरूरत है जी, उससे ज़्यादा खाना करेक्ट वेट बढ़ता है जी, है ना। अब आपको वेट कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? कैलोरीज का जो कैलोरी वो जमा है, उसको मेहनत करके बाहर निकालो, और जो आप इनटेक कर रहे हो वो कम करो, है ना। 2 ही बातें, या आप कुछ हॉर्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड वगैरह है, वो चेक करा के देखो, वो है। बाकी रही जिम, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ योगासन करते हैं। ठीक है, डंबल कर लिया, थोड़ा सा मसल डेवलप कर लिए, थोड़ा सा स्क्वाट्स कर लिए, थोड़ा सा पुशअप कर लिए। इंडियन जो हमारे दन बैठक है, पुशअप करते हैं। आप मेरी फिजिक देख के मैं 52 का हूँ जी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आसन ही करते हैं, हम सब वो चीज़ें करते हैं, हम सूर्य नमस्कार करते हैं। और जिम वालों से ज़्यादा स्टेमिना है हमारे अंदर, ऐसा नहीं है। और जिम के खिलाफ मैं भी नहीं हूँ, मैंने वो जिम किया है, वेट उठाए हैं, अभी भी थोड़ा बहुत कभी उठा लेता, तो गलत नहीं है, दोनों करना चाहिए।
जिम के बाद हमारी मसल्स जो हैं वो स्टिफ होती है, स्टिफ हो जाती, टाइट होती हैं, और वो जब उसमें भोजन में हो जाता है एक बहुत ही गंदा, मेरे हिसाब से बहुत ही गंदा समोसे हो जाता है, ये चिक्के कड़े हो जाता है। अच्छा, हाँ, पर अपने फिकअप हो गया, जी जी, ठीक है, वो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। एक एज के बाद आप खूब वेट उठा लिया, जिम कर लिए, खूब मसल डेवलप हो गई, खूब अपने बना ली, लेकिन कुछ दिन के बाद जब आपकी वो जॉइंट स्टिफ होंगे और आर्थराइटिस आपको स्टार्ट होगा, फिर आप चिल्लाना शुरू करोगे, है ना। तो जिम करो और फिर स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग में मतलब आसन बहुत सारे आते हैं, तो आसन मतलब सीधी स्ट्रेचिंग नहीं होता, आसनों में बहुत डीप फ्रैक्चर होता है आपकी अलग अलग ग्लैंड्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में। ठीक है, तो जिम जो है वो केवल बाहरी जो कह लो, जो शो ऑफ कह लो, या हम बहुत सुंदर दिखने के लिए, फिजिकली सुंदर दिखने के लिए हम करते हैं, लेकिन योग तो बहुत सारी चीज़ें देखता है। तो योग के आसन करने से हम फिजिकली तो फिट हो ही जाते हैं, सुंदर भी दिखते हैं, करेक्ट, ठीक है, लेकिन अंदर से कहीं ज़्यादा सुंदर अंदर से हम होते हैं जी। और जिम में हम सिर्फ बाहर सुंदर होते हैं, अंदर से सुंदर नहीं होते, है ना। तो जिम करना कोई बुरी बात नहीं है, जिम करिए, लेकिन एक लिमिट में करिए और सही, मतलब उसका भी बैलेंस ही होना चाहिए, मतलब आप बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, स्टेप करें और आप जैसे अगर एक गाइडेंस में कराएं। ठीक है, जिम मेरे पास भी बहुत बच्चे से आते हैं कि एक दूसरे का देखा देखी कर लिया या बिना गाइडेंस के कर लिया, कुछ जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में वेट उठा लिया और रिस्क गई। अक्सर बैक में टेक आता, मेरे को तो है ही बैक पेन, है ना। तो अब पहले कभी कुछ करा नहीं, घर में कभी छोटा मोटा काम ही नहीं किया, उससे जिम पहुंचे, उठा लिया अपने वेट, है ना। और मसल उसके तैयार है नहीं, मसल फाइबर उस लेवल के है नहीं आपके कि वेट कर लें, और वहाँ के एकदम शुरू हुए सोचा कि दो चार महीने में आप में बॉडी बना के बहुत अच्छा बन जाऊँ, ऐसा नहीं। ठीक है, तो एक प्रॉपर जिसको ज्ञान हो, आपका इंस्ट्रक्टर है, उससे जाके पहले मिलिए जो जिम भी जाना चाहते हैं, और उस इंस्ट्रक्टर को भी आप पता होना चाहिए कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ना आपकी बॉडी में पता होना चाहिए, फिर हम खुद ऐसे प्रोग्राम बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, एकदम से किसी को देखा देखी नहीं नहीं चाहिए। तो रही बात योग और जिम की, तो योग तो बहुत ऊपर की बात, तो मतलब हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, मतलब ये हर चीज का बैलेंस। जिम एक बहुत छोटा सा पार्ट है अभी, योग एक बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था ना कि मैं खुद ही उस चीज़ से गुजर रहा था कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो जिम जाते हैं, मैं खुद जिम जाता हूँ, मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ योगा करते हैं योगा से, एंड दे वाउच फॉर इट कि भाई मेरा वेट लॉस और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ फिजिकली, मेंटली, मैं तो मैं योगा कर रहा हूँ। मोर देन 70% रोज डाइट का जी वेट लॉस, या वेट लॉस में 70-30 का रेट, 70% इज फूड एंड 30% इज बिल्कुल इज वेट एक्सरसाइज। अगर आप योगा करते रहो, जिम करते रहो, खाना आपको हो जाएगा, तो फिर फायदा नहीं है। पवन जी, थैंक यू सो मच। इतनी सारी बातें करी हमने, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी एंड व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, आप आए, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हम फिर से एक पॉडकास्ट आपके साथ कर सकते हैं जब भी आपके पास फ्री टाइम हो। ठीक है, अभी बिल्कुल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे जो इतने साल का अनुभव है मैं अब जरूर शेयर करना चाहूँगा। नहीं बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ आपके थ्रू बाकी जो पब्लिक है उनमें भी अवेयरनेस बढ़े, आज जो बहुत सारी बातें हमने करें जी, और उनकी भी आंखें खुलें कि भाई योग वास्तव में है क्या, है ना, और मेडिकल योग क्या है, और मेरे पास आके फ़ायदा उठा सकता है, मेरा नंबर बता सकते हो, जिन पर कुछ ऐसे इशू हैं जी, तो मैं यहाँ देहरादून नहीं रहता हूँ जी, और पिछले 20 साल से ही हूँ, और वो लोग जाते भी आते भी हैं। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जी खासकर स्पाइन सर्जरी या नी सर्जरी जी, है ना, नी रिप्लेसमेंट जाने से पहले जी एक बार जरा मेडिकल योगा भी जरूर देख लें जी, आप सर्जरी से बच जाएंगे जी। अरे बहुत चलिए, बहुत ही बेनिफिशियल है ये मैसेज। सर जो भी है आप मैं आपके डिटेल्स एनी विच वेज मैं आपके उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम सर, थैंक यू सो मच। तो गाइज ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन पवन पवार जी के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।